नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम कहानी विधा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और उससे अगली क्लास में हम कहानी विधा के प्रश्नों को देखेंगे। हम हिंदी गद्य साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हमने निबंध को देख लिया है और नाटक को देख लिया है। उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया था। तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कंटेंट प्लस टेस्ट दोनों एक ही में मिल जाएगा, जैसे कि आप पहले कंटेंट देखिए फिर उसके बाद टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो अभी हम आज कहानी के विषय में देखेंगे। कहानियों के जो वर्ण विषय होते हैं कि उसमें किस कहानी में कौन सी चीज का वर्णन किया गया है, तो यहाँ से हमें काफी अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। तो क्लास को पूरा देखिए, अच्छी तरीके से याद करिए, रिवाइज कीजिए और फिर अगले दिन मैं कहानी के प्रश्नों को हल कराऊंगी। पहला तथ्य है, हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से माना जाता है। राजेंद्र बड़वालिया ने रेवरेंड जे न्यूटन की एक जमींदार का दृष्टांत, जिसका समय है 1881 ईस्वी, को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो इन्होंने किशोरी लाल गोस्वामी की प्रणयिनी परिणय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग मत रखते हैं और हमें इसे याद करना ही पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, जिसका समय है 1903 ईस्वी, इसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। उसके अलावा अगर बात करें राय कृष्ण दास की, तो इन्होंने राजेंद्र बाला घोष यानी कि बंग महिला की दुलाई वाली 1907 को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद देव से मेरी बातें, जिसका समय 1904 ईस्वी है, इसको इन्होंने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है। राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर टेम्पेस्ट शेक्सपियर की रचना है, इसकी छाप को सिद्ध करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसको इन्होंने हिंदी की प्रथम कहानी माना है, हिंदी की प्रथम मौलिक एवं कलापूर्ण कहानी माना है। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और जल्दी जल्दी याद करेंगे क्योंकि ये क्लास ही फास्ट रिवीजन की है। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है, माधवराव सप्रे की कहानी है, 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। रेवरेंड जे न्यूटन ने हिंदी में 2 पुस्तिकाएं लिखी हैं, एक है जमींदार का दृष्टांत और दूसरी है राम परीक्षा। एक जमींदार का दृष्टांत कहानी प्रथम बार 1871 ईस्वी में लुधियाना से एक गुटका के रूप में 42 पृष्ठों में प्रकाशित हुई थी। पूछा जा सकता है, इस गुटका की प्रति ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में है और इसके लेखक का नाम इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के सूची पत्र में रेवरेंड जे न्यूटन अंकित है। एक जमींदार का दृष्टांत कहानी का पुनर्मुद्रण 1909 ईस्वी में नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी से हुआ था। साहित्यिक पत्रिका वर्तमान साहित्य ने अपने शताब्दी कथा विशेषांक में एक जमींदार का दृष्टांत को पुनर्प्रकाशित किया था। अब तक इसे धर्म प्रचार की पुस्तिका माना जाता रहा है, इसलिए हिंदी आलोचकों का ध्यान उस ओर नहीं गया। एक जमींदार का दृष्टांत कहानी में किसान जमींदार संबंधों का तनाव, जमींदारों द्वारा शोषण, धूर्तता, किसानों की अबोधता और एक महाजन की नेक दिली का चित्रण हुआ है। किस चीज का चित्रण हुआ है, यह बहुत ही जरूरी हो जाता है वर्ण विषय से संबंधित जब प्रश्न बनते हैं तो। बंग महिला की दुलाई वाली कहानी बंग विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखी गई है तथा इसमें स्वदेशी आंदोलन की अनुगूंज मुखर हुई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था सर्वप्रथम सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसका कथानक प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। कहानी कला की दृष्टि से यह प्रौढ़ कहानी है। लहना सिंह, सूबेदारनी, वजीरा सिंह इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं और इस कहानी में प्रथम बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है, यानी कि फ्लैशबैक शैली की प्रथम कहानी है। उसने कहा था कहानी पर इसी नाम से हिंदी में एक फिल्म भी बनी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी की बहुत ही तारीफ की है। इन्होंने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि इसके पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुट है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम
प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स प्रवृत्ति नहीं हुई है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप का कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। ये जो कथन है ना, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बीच से छोटे से भी कथन लेकर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है, किस कहानी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। शुक्ल जी की बुक को, हर एक लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते समय खुद से प्रश्न बनाइए, मन में प्रश्न बनाइए कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंध भाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1909 से 1907 ईस्वी तक प्रकाशित होने वाली 6 कहानियों इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी तथा दुलाई वाली को हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में माना है। ठीक है, इंदुमती के बारे में तो इन्होंने यह भी कहा है शुक्ल जी ने कि यदि इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इस तरह से ये सिद्ध करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उनके अनुसार इंदुमती हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। ठीक है, अगला तथ्य है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की ग्राम, तानसेन, रसियावालम कहानियों पर बांग्ला कहानियों की शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रसाद जी की गुंडा कहानी में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण हुआ है। किस बात का चित्रण हुआ है, याद रखिएगा, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण हुआ है, उस समय का चित्रण है गुंडा कहानी में। जयशंकर प्रसाद की मधुलिका लोक मंगल की भावना से मंडित राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रेम को न्यौछावर करने वाली कहानी है। संदेश कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल स्वरूप चित्रित किया गया है। कहानियों के वर्ड विषय से जब प्रश्न आते हैं तो थोड़े से वो कठिन लेवल के कहे जाते हैं, जैसे कि अब मधुलिका कहानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन प्रश्न ऐसे बन सकता है कि लोक मंगल की भावना से मंडित राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रेम को न्यौछावर करने वाली कहानी इनमें से कौन सी है, और ऑप्शन में मधुलिका भी रहेगी। इस तरह से आप अपने मन में प्रश्न बना बना कर पढ़िए। ठीक है, प्रसाद की बंजारा कहानी में पुलिसिया अत्याचार की अभिव्यक्ति के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता, किंतु पैसे से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जा सकती है। किस कहानी में है, बंजारा कहानी में। ठीक है, प्रसाद जी ने देवरथ कहानी में बौद्ध धर्म और उसके विकृत वज्रयानी रूप का यथार्थ चित्रण किया है। प्रसाद जी ने विराम चिन्ह कहानी में अछूतों का मंदिरों में प्रवेश निषेध समस्या का सजीव चित्रण किया है। तो जयशंकर प्रसाद की किस कहानी में अछूतों का मंदिरों में प्रवेश निषेध समस्या का चित्रण किया गया है, तो वो है विराम चिन्ह कहानी में। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। देवदासी कहानी में देवदासियों की मनोव्यथा, विवशता और धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले पंडे पुजारियों की धूर्तता को उजागर किया गया है। किस कहानी में, देवदासी कहानी में। जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह हैं। छाया 1911 में, प्रतिध्वनि माफ कीजिएगा, छाया में 11 कहानियां हैं, प्रतिध्वनि में 15 कहानियां हैं, आकाशदीप में 19 कहानियां हैं और आधी में 11 कहानियां हैं और इंद्रजाल में 14 कहानियां हैं। इस तरह से कुल 70 कहानियां प्रकाशित हुई हैं इनकी। अगला तथ्य है छाया प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। छाया में कुल 11 कहानियां हैं। अभी हमने देखा यह 1912 ईस्वी में, छाया कहानी संग्रह 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है, इसके साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्याओं को लेकर काफी विद्वानों में काफी मतभेद रहता है। जैसे कि अगर बात करें नामवर सिंह की, तो यह जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या 72 मानते हैं। ठीक है, नामवर सिंह कितना मानते हैं, 72, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं 69। ठीक है, इसके अलावा कमल किशोर गोयंका भी 69 ही मानते हैं, लेकिन गोपाल राय की बात करें, जो कहानियों के बहुत ही अच्छे आलोचक माने गए हैं, इनके अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या है 75। तो जब कहानी संग्रहों की बात करें, जैसे कि कहानी संग्रह छाया है, तो कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में आपको छाया में कहानियों की संख्या 16 भी मिल सकती है, लेकिन 11 लगाइएगा, 11 सही है। ठीक है,
छाया कहानी संग्रह में जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी भी संग्रहित है। इसके अलावा शरणागत कहानी जो है वह भी छाया कहानी संग्रह में ही संग्रहित किए गए हैं। इसके अलावा रशिया बालम भी छाया कहानी संग्रह में संग्रहित है। कहानी संग्रहों में संग्रहित कहानियों के नाम याद रखते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है। ठीक है, अगला तथ्य है जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी जो है वो कौन सी है? सालवती मानी जाती है। काव्य का छायावाद और राजनीति का गांधीवाद हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद ने गांधीवाद को, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को कहानियों में कलात्मक प्रतिष्ठा प्रदान की है। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का अनमोल रतन 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे और उर्दू में लिखा हुआ उनका प्रथम कहानी संग्रह है सोजे वतन, जो कि 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल होने के कारण इस कहानी संग्रह को, सोजे वतन को, अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इस कहानी संग्रह में कुल 5 कहानियां थी, जिसका नाम है सोजे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ये कहानियां इसमें संग्रहित थी। प्रेमचंद की हिंदी में रचित प्रथम कहानी सौत को माना जाता है, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा 1916 ईस्वी में प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी प्रकाशित हुई थी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त पंच परमेश्वर कहानी को हिंदी में रचित प्रथम कहानी मानते हैं। ठीक है, प्रेमचंद की हिंदी में रचित प्रथम कहानी पंच परमेश्वर को मानते हैं गणपति चंद्र गुप्त। इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर नगेंद्र की, तो यह सौत को हिंदी में रचित प्रथम कहानी मानते हैं और कमल किशोर गोयंका परीक्षा कहानी को हिंदी में रचित इनकी प्रथम कहानी मानते हैं। पंच परमेश्वर में क्या है? इसमें ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, उनके कायापन का चित्रण है और उनके आदर्श की स्थापना की गई है। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी को प्रेमचंद ने इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मेजनी के जीवन और संघर्षों को केंद्र बनाकर लिखा है। इंपॉर्टेंट तथ्य है आप लोगों के लिए, यह प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी ममता है, जो कि 1908 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यह कहानी शुरू में उर्दू में थी। बाद में प्रेमचंद जी ने 1912 में इसका हिंदी में रूपांतरण कर दिया था। तो इस कहानी के बारे में 2 तथ्य याद रखिएगा कि प्रेमचंद उपनाम से प्रथम कहानी ममता है, 1908 में जमाना पत्रिका में उर्दू में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में 1912 में इसका हिंदी में रूपांतरण इन्होंने कर दिया था। प्रेमचंद ने कुल लगभग 300 से अधिक कहानियों की रचना की थी, जो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद कृत डपोर, शंख, विद्रोह, रामलीला, बड़े भाई साहब, वर्णात्मक शैली की, कानूनी कुमार, जादू, संवादात्मक शैली की, मोटेराम शास्त्री की डायरी शैली पर और 2 सखियां कुसुम पत्रात्मक शैली की कहानियां हैं। अगर बात करें प्रेमचंद जी के कहानी कला के विकास के सोपानों की, तो इसमें हमें 3 सोपान देखने को मिलते हैं। पहला सोपान जो था वो 1915 से 1920 के बीच में चला, जिसमें इन्होंने 1915 से 1920 के बीच में इन्होंने आदर्शवादी कहानी लिखी थी। ठीक है, जिसमें हमें सौत कहानी देखने को मिलती है, पंच परमेश्वर कहानी देखने को मिलती है, सज्जनता का दंड कहानी देखने को मिलती है। तो यह प्रेमचंद जी की कहानी कला के सोपान का प्रथम सोपान है, जो कि 1915 से 1920 के बीच चला था, जिसमें इन्होंने आदर्शवादी कहानियां लिखी थी। इसके बाद ये थोड़ा सा यथार्थवादी कहानियों की तरफ उन्मुख हुए थे, जिसे हम द्वितीय सोपान कह सकते हैं, और यह समय था 1920 से लेकर के 1930 तक, जिसमें इन्होंने बूढ़ी काकी लिखा था 1921 में, गृहदाह लिखा था 1922 में, कजाकी इन्होंने लिखी थी कहानी, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी इनकी रही है 1926 में, और अलग्योझा लिखा था इन्होंने 1929 में। तो ये इनकी यथार्थवादी कहानियां हो जाती हैं। इसके अलावा ये बढ़ते हैं तृतीय सोपान की तरफ, जिसका समय 1930 से 1936 तक आता है, जिसमें इन्होंने आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी कहानियां लिखी थी, जिसमें हम देखते हैं ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी में, और ईदगाह कहानी को हम ले लेंगे इसमें 1933 ईस्वी में। ठीक है, तो ये प्रेमचंद के बारे में कुछ तथ्य थे, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले तथ्य की।
अगला तथ्य है मैथिली शरण गुप्त ने नकली किला और 99 का फेर नामक पद्यबद्ध कहानियों की रचना की थी। ये कहानियां कैसी हैं? पद्यबद्ध हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद जी को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। केशव प्रसाद सिंह की चंद्रालोक की यात्रा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है और यह डायरी शैली में लिखी गई है। विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक की प्रथम कहानी रक्षाबंधन है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की प्रथम कहानी गृह लक्ष्मी है। चतुरसेन शास्त्री की दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी बांग्ला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की सेलिसमा बेगम कहानी का हिंदी रूपांतरण है। विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, ज्वाला दत्त शर्मा और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कथानक प्रधान कहानियां लिखने में सिद्धहस्त माने गए हैं। प्रेमचंद, यशपाल और अमृतलाल नागर ने मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेमचंद, यशपाल और अमृतलाल नागर ने मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर कहानियां लिखी हैं। यहाँ पर एक लेखक का नाम ऐसे भी दिया जा सकता है जिन्होंने मुस्लिम पात्रों को नहीं लिखा है, और फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसकी कहानियों में मुस्लिम पात्रों को केंद्र में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा। यशपाल प्रगतिवादी धारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। आगे बढ़ते हैं। यशपाल की कहानियों का पहला संग्रह पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें सन 1934 से 1938 के मध्य जेल में लिखी गई कहानियां संकलित की गई हैं। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं और इनकी कहानियों में दमित काम वासना, तज्जनित मानसिक विकृति और अंततः दमित काम ग्रंथि के आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल दिया गया है। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल है जो कि विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र की फांसी कहानी क्रांतिकारी शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा की प्रेम कहानी है। तो फांसी में किसका चित्रण किया गया है? क्रांतिकारी शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा की प्रेम कहानी का चित्रण देखने को मिलता है फांसी कहानी में। जैनेन्द्र की जानवी कहानी को किसी विचारधारा के दायरे में रखकर नहीं समझा जा सकता है। जैनेन्द्र की दो चिड़िया मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्त मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी है। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने जैनेन्द्र को मानव जीवन का दर्शन सबसे बड़ा कहानीकार माना है। मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है। उपेंद्रनाथ अस्क ने अपनी कहानियों में मुख्य रूप से सामाजिक विकृतियों और कुरीतियों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया है। अब देखते हैं हम भारत और पाकिस्तान विभाजन पर आधारित कहानियां, क्योंकि प्रश्न बन जाता है परीक्षाओं में, हमें देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है या नहीं है। ठीक है, या फिर रचनाकारों को उनकी कहानियों से मिलान करने के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। इनकी कहानी है चौड़ा चूरा, खुदीराम, खुदा के सामने, दोजख की आग, मलंग, सांप, ईश्वर द्रोही। तो ये कहानियां थी इनकी भारत पाकिस्तान विभाजन पर। इसके अलावा उपेंद्रनाथ अस्क की बात करें तो इनकी कहानी है चारा काटने की मशीन और टेबल लैंड। यह भी भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। अमृतलाल नागर की कहानी आदमी जाना अनजाना भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका परीक्षाओं में पूरा नाम पूछा जाता है, तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी कहानी है लेटर बॉक्स, सरड़दाता, बदला, रमनते तत्र देवता। कमलेश्वर की कहानी की बात करें तो भटके हुए लोग और धूल उड़ जाती है, भारत पाकिस्तान विभाजन पर कहानी है। महीप सिंह की कहानी पानी और पुल, यह भी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। कृष्णा सोपति की सिक्का बदल गया बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और यूजीसी के नेट के पाठ्यक्रम में आप इसको पढ़ चुके होंगे। डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरी माँ कहाँ है, कहाँ। ठीक है, तो ये कहानियां भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। राजी सेठ की कहानी बाहरी लोग और किसका इतिहास आधारित है। नासिरा शर्मा की सरहद के इस पार, यह भी काफी प्रसिद्ध हुई थी कहानी, भारत पाकिस्तान के विभाजन पर है। विष्णु प्रभाकर की कहानी है मुरब्बी, शमसु मिस्त्री, टांगे वाला, वह रास्ता, देशद्रोही, पड़ोसी और मेरा वतन। अमृत राय की कहानी है व्यथा, सरगम, देवेंद्र सत्यार्थी की जन्मभूमि, द्रोणवीर कोहली की बेजबान, श्रवण कुमार की मामूली लोग, बदी उजमा की अंतिम इच्छा और परदेसी। बदी उजमा जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है। विशन टंडन की माटी रही पुकार,
और स्वदेश दीपक भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनकी विभाजन पर आधारित कहानी है रफूजी। सआदत हसन मंटो, टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, खोल दो, टिटवाला कुत्ता और काली सलवार, ये इनके विभाजन पर आधारित कहानियां हैं। करतुल एन हैदर, पतझड़ की आवाज इनकी कहानी है। प्रेमनाथ दर, आंख थू, यह भी इनकी विभाजन पर आधारित कहानी है। इसके अलावा देवेंद्र इस्सर की बात करें, इनका भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। नंगी तस्वीरें और मुक्ति, विभाजन पर आधारित इनकी कहानियां हैं। रांगेय राघव की कहानियों के बारे में बात करें तो इनकी कहानियों में यथार्थवादी समाजवादी विचारधारा की प्रमुखता के साथ ही स्त्री पुरुष संबंधों को नए दृष्टिकोण से विश्लेषित किया गया है। रांगेय राघव की गदल कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की महत्वपूर्ण चर्चित कहानी है। शिवदान सिंह चौहान ने गदल को उसने कहा था गुलेरी के बाद उसी स्तर की कहानी माना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और इसी स्तर की कहानी शिवदान सिंह चौहान ने गदल को माना है। राहुल संकृत्यान की 7वीं के बच्चे वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के चित्रण करने वाली कहानी है। अज्ञे की आरंभिक कहानियों का संग्रह विपथगा नाम से प्रकाशित हुआ था और अज्ञे की विपथगा, हारीती, अकलंक, मिलन, द्रोही, छाया, 1 घंटे में, कैसांड्रा का अभिशाप, दरोगा अमीचंद, पगोड़ा वृक्ष कहानियां क्रांति से संबंधित है। अज्ञे ने आतंकवादी पात्रों के अतिरिक्त विदेशी वातावरण की कहानियां भी लिखी हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस लेखक ने आतंकवादी पात्रों की कहानियां लिखी हैं। अज्ञे की लेटर बॉक्स, सरड़दाता और बदला कहानियां देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो अज्ञे की यहाँ से कहानी लेटर बॉक्स, सरड़दाता और बदला 3 ऑप्शन में रहेंगे। एक ऐसी कहानी रहेगी जो विभाजन पर आधारित नहीं है और फिर प्रश्न बन जाएगा कि अज्ञे की निम्न में से कौन सी कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक तथ्य से यहाँ पर आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिला। अज्ञेयकृत रोज नारी जीवन की एक रास्ता को मार्मिक ढंग से चित्रित करने वाली कहानी है और रोज कहानी का एक अन्य नाम गैग्रीन भी है। परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। कुछ समीक्षक उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी को हिंदी की पहली नई कहानी मानते हैं। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। नई कहानी आंदोलन 1955 को प्रवर्तित और प्रतिष्ठित करने में नई कहानियों के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई कहानी के दौर में धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नू बहुत चर्चित हुई थी। पति परित्यक्ता तो गुल की सारी यंत्रणा झेलने के बाद भी विद्रोह नहीं करती। अंततः पति से कहती है, तुम्हारे सिवाय हमारा लोक परिलोक में कौन है। यह मानसिकता परंपरागत संस्कारों में पली निम्न मध्यम वर्गीय नारी मात्र की है। यह कथन पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि किस कहानी से है, तो यह गुल की बन्नू कहानी से है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की वापसी कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। यह युद्ध की भयावहता को उभार कर आज के संकट का बोध कराने में सक्षम है। युद्ध की विभीषिका के बीच शत्रु क्षेत्र में एक बच्चा सिपाही की मानसिकता को बदल देता है। सिपाही अपने कर्तव्य को भूलकर उस बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण में भावात्मक रूप से जुड़ जाता है। तो यह इस कहानी में देखने को मिलता है, वापसी कहानी में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो भी कहानियां प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध पर है, तो अच्छी तरीके से याद करिएगा, यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध पर है। ठीक है, और यह प्रथम विश्व युद्ध पर पूछी जा सकती है कि कौन सा कथन असत्य है। और इस कहानी के संबंध में यह दे दिया जाए कि वापसी कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई कहानी है, तो यह असत्य कथन हो जाएगा क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध पर लिखी गई कहानी है। ठीक है, पांडेय बेचन शर्मा उग्रकृत उसकी मां कहानी के आधार पर नंदू दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का पहला राजनीतिक कहानीकार माना है। किस कहानी के आधार पर? उसकी मां कहानी के आधार पर। पांडेय बेचन शर्मा उग्र की आरंभिक 12 कहानियों का संग्रह चिंगारियां नाम से प्रकाशित हुआ और इन कहानियों में व्यक्त क्रांतिकारी विचारों के कारण अंग्रेज सरकार ने 1928 में इसे जब्त कर लिया था। तो एक प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त हुआ था और इनका कहानी संग्रह जब्त हुआ था चिंगारियां, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है बनारसी दास चतुर्वेदी
जो कि विशाल भारत के संपादक थे। इन्होंने बेचन शर्मा उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहकर प्रबल विरोध किया था। घासलेटी मिट्टी के तेल को घासलेट कहते हैं और इसलिए इन्होंने यहाँ पर घासलेटी साहित्य कहा था। पांडे बिचन शर्मा उग्र ने समाज के उपेक्षित और प्रायः निम्न वर्ग के पात्रों के माध्यम से सामाजिक भ्रष्टाचार के अनेक रूपों को उभारा है। शिवप्रसाद सिंह की कहानी खैरा पीपल कभी न डोले में गांव के यथार्थ स्वरूप, वहां की सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक स्थितियों का बड़ा ही प्रभावशाली एवं मोहक चित्रण हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि क्लास को पूरा देखिए। देखिए कहानियों के जो समय है ना, प्रकाशन वर्ष, ये सब सभी पुस्तक में मिल जाते हैं, लेकिन कहानियों के जो वर्ण विषय है कि उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, या काफी कम पुस्तकों में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से जब प्रश्न बन जाए तो गलत ही हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी कहानियों को पढ़ नहीं सकते। सब बहुत सारी हिंदी में बहुत सारी कहानियां हैं, हजारों कहानियां हैं, सबको पढ़कर उनके वर्ण विषय नहीं जान सकते। ठीक है, तो यहाँ से उन कहानियों के वर्ण विषय देखिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए कि किस कहानी में कौन सा वर्ड है, दो दो तीन तीन शब्द के नोट्स बना लीजिए कि किस चीज का वर्णन किया गया है। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, दुधनाथ सिंह की कहानियों में एकाकीपन और निर्वासन की भावना अधिक उभर कर आई है। कमल जोशी की जीवन चक्र, अछूतों की समस्या, भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, वर्तमान शिक्षा की उद्देश्यहीनता, नैतिक पतन आदि को लेकर लिखी गई कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम है, और इस कहानी पर इसी नाम से फिल्म भी बनी थी। तीसरी कसम में 40 वर्षीय ग्रामीण गाड़ीवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कहानी है। मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी का नायक उद्विग्न है, उसे सहानुभूति की तलाश है। कारण यह है कि पत्नी उसकी उपेक्षा करती है, वह नौकरी करती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। विष्णु प्रभाकर सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर हर प्रकार की मानवीय पीड़ा से व्यथित होने वाले वाद मुक्त कथाकार हैं। कमलेश्वर की बात करें तो कमलेश्वर ने आम आदमी की कहानी और समानांतर कहानी आंदोलन चलाया था। कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया आज की विषम अर्थव्यवस्था, सामाजिक और पारिवारिक विघटन, मूल्यों के प्रति अनास्था और युवा पीढ़ी की कुंठा और आक्रोश को चित्रित करने वाली कहानी है। सानी की इमारत ढहाने वाले कहानी में दिखाया गया है कि आधुनिक जीवन में हमारे परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाते हैं। भीष्म साहनी की चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। भीष्म साहनी की कहानी तमगे में द्वितीय विश्व युद्ध की मानव विरोधी फासिस्ट प्रवृत्ति और सामान्य जनता पर उसके दुष्प्रभावों का चित्रण हुआ है। तो यह भी याद रखिएगा कि कौन सी कहानी किस युद्ध पर आधारित है। ठीक है, यह द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है, भीष्म साहनी की कहानी तमगे। उषा प्रेमवता की वापसी कहानी में यह चित्रित किया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति अपने ही परिवार में किस तरह फालतू हो जाता है। कृष्णा सोबती की यहाँ पर ये जो उषा प्रेमवता की वापसी कहानी है, तो यह वृद्ध विमर्श से संबंधित कहानी भी कही जा सकती है। ठीक है, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया भारत पाकिस्तान के दर्द को बड़ी गहनता से उकेरने वाली कहानी है। ठीक है, तो यह सिक्का बदल गया भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। कृष्णा सोबती की मित्रों मर्जानी स्त्री पुरुष संबंधों की साहसपूर्ण कहानी है, और इस कहानी को लघु उपन्यास भी कहा जाता है। मृदुला गर्ग की अगली सुबह कहानी में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगे, विनाश दूत कहानी में भोपाल गैस त्रासदी, विनाश दूत कहानी में भोपाल गैस त्रासदी और बेनकाब कहानी में चंबल क्षेत्र में व्याप्त अत्याचार और शोषण का चित्रण हुआ है। तो हम देखते हैं कि अगली सुबह में किसका चित्रण है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों की। विनाश दूत कहानी में भोपाल गैस त्रासदी का और बेनकाब कहानी में चंबल क्षेत्र में व्याप्त अत्याचार और शोषण का चित्रण हुआ है। यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अमरकांत की डिप्टी कलेक्टर कहानी में डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा देता है और बेटा और आतुरता की धार पर वेदना सहता है पिता की पुत्र से आशाएं आकांक्षाएं मानो अतीत के वर्तमान के प्रति शुभकामनाएं हैं। सकलदीप बाबू की व्यग्रता और अधीरता की चेष्टा में मध्यम वर्गीय समाज की रूढ़ियां, अंधविश्वास, एक रास्ता और उन सब से उबरने की मानसिकता देखने को मिलती है। ठीक है, अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी में।
अमरकांत जनवादी कहानीकार माने जाते हैं और अमरकांत की भाषा जो है प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास मानी जाती है। वही सादगी और वही सफाई है, पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। ठीक है, नामवर सिंह ने इनके बारे में कहा था कि यह प्रेमचंद की भाषा परंपरा की कहानीकार हैं। नामवर सिंह ने कहा था। ठीक है, इनके कहानी संग्रह जो है वह जिंदगी और जोक जो की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां, सुख और दुख का साथ 2002 में ही है। तो इस तरह से अमरकांत को हम देखते हैं। अगला तथ्य है, अमरकांत की कहानी हत्यारे हिंदी के सर्वोत्तम कहानियों में से एक मानी जाती है। शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार हैं। कोसी का घटवार इनकी सर्वाधिक चर्चित लोकप्रिय कहानी रही है। इस कहानी पर फिल्म भी बनी है। बदबू और दाजू शेखर जोशी की अन्य चर्चित कहानियां हैं। शेखर जोशी की उस्ताद औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली कहानी है। तो शेखर जोशी की उस्ताद कहानी में किसका चित्रण है? औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली कहानी है। शेखर जोशी की तरु का निर्णय मध्यम वर्गीय विसंगतियों पर केंद्रित कहानी है। राजेंद्र यादव की टूटना कहानी उस समय की सर्वोत्तम कहानियों में से एक थी। मन्नू भंडारी की यही सच है कि गणना हिंदी की अमर प्रेम कहानियों में की जाती है और इस कहानी पर रजनीगंधा नामक फिल्म भी बन चुकी है। मन्नू भंडारी की एक खाने आकाश नाई कहानी पर जीना यहाँ नामक हिंदी फिल्म बनी थी। मन्नू भंडारी की कथा साहित्य में स्त्री विमर्श विषयक विवाद एवं वितर्क का बड़ा संयत समाधान प्रस्तुत किया गया है। मन्नू भंडारी की कहानी रानी माँ का चबूतरा में मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता, संघर्ष का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। तो वर्ण विषय कहानियों को याद रखिएगा। भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी चाय का प्याला में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्याप्त शोषण की भयावह तस्वीर उभरती है। मधुकर सिंह की कहानी लहू पुकारे आदमी में यह चित्रित किया गया है कि गरीब सवर्ण और गरीब अवर्ण वस्तुतः समान है और इसी प्रकार अमीर सवर्ण और अमीर अवर्ण भी। यह वर्ग चेतना केवल किताबी बोध नहीं है, चुनाव और शिक्षा का परिणाम है। तो मधुकर सिंह की लहू पुकारे कहानी याद रखिएगा किस चीज का वर्णन है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी सुलह में एक असहाय ग्रामीण पात्र पुलिस और उच्च वर्ग की मिलीभगत पहचान कर सुलह अपने ढंग से अर्थात जालिम को पीट कर करता है। अतिथि देवो भव अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है और इस कहानी संग्रह में वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पनपने वाले अन्याय, अत्याचार, सांप्रदायिक भेदभाव, शोषण तथा प्रत्येक प्रकार की अमानवीयता पर सीधा प्रहार किया गया है। बात करें गिरिराज किशोर की, इनकी भी कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। इनकी कहानियों में निम्न वर्गीय परिवारों में रूढ़ियों से जकड़ी नारी की पीड़ा, शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियां, गरीबी से जूझते हुए अभाव, जनकुंठा, कार्यालयों की कार्य पद्धति का खोखलापन, कर्मचारियों अधिकारियों के अहंकार की टकराहट, आज की यांत्रिकता और उपभोक्तावादी संस्कृति की मानवीयता का सजीव चित्रण किया गया है। मिथिलेश्वर को श्रेष्ठ कथा लेखन के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय मुक्ति बोध पुरस्कार, सोवियत रूस द्वारा सोवियत लैंड पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा अमृत पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सतीश जमाली की कहानियों में महानगरों में मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर करने वाले गरीब तबके के लोगों की नारकीय जिंदगी का चित्रण हुआ है। हरशंकर परसाई की बात करें तो इनकी कहानी रानी नागमती की कहानी वस्तुतः रानी केतकी की कहानी का अनुकरण है, परंतु उसका विषय नया और दृष्टि नई और सशक्त है। पूछा जा सकता है कि हरशंकर परसाई की कौन सी कहानी रानी केतकी की कहानी का अनुकरण है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मुक्तिबोध ने अपनी कहानियों में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया है। फंतासी बोलते हैं, फैंटेसी भी बोलते हैं। उनकी विद्रोही मानसिकता उनके कथानकों में बखूबी देखी जा सकती है। मुक्तिबोध की नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, पक्षी और दीमक, विपात्र आदि कहानियां महत्वपूर्ण और विशिष्ट मानी गई हैं और ये कहानियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि काठ का सपना किसकी कहानी है, नई जिंदगी किसकी कहानी है और विपात्र किसकी कहानी है। मुक्तिबोध ने
क्लॉड इथरली कहानी में अणु युद्ध का विरोध करने वाली आत्मा की आवाज को क्लॉड इथरली के रूप में प्रस्तुत किया है और पूरी कहानी को अवचेतन के अंधेरे तहखाने में पड़ी हुई आत्मा के विरोध की कहानी बना दिया है। मुक्तिबोध की कविताएं तो ऐसे ही पढ़ने में बहुत ही कठिन मालूम होती हैं और इन्होंने कहानी को भी वैसे ही बना दिया है। ठीक है। समकालीन कथाकार शिव मूर्ति की कहानी संग्रह केसर कस्तूरी में 6 कहानियां संकलित हैं। कौन कौन सी? कसाईबाड़ा, एक मिनट, कसाईबाड़ा, अकाल दंड, सीरी, उपमाजोग, भरतनाट्यम और त्रिया चैतर और केसर कस्तूरी। ठीक है। तो शिव मूर्ति की कहानी संग्रह केसर कस्तूरी में कौन कौन सी कहानियां संग्रहित हैं? कसाईबाड़ा, अकाल दंड, सीरी, उपमाजोग, भरतनाट्यम, त्रिया चरित्र और केसर कस्तूरी। इन कहानियों को पूछा जा सकता है कि किसकी कहानी है, तो यह शिव मूर्ति की कहानियां हैं। शिव मूर्ति की कुच्ची का कानून में 4 कहानियां संग्रहित हैं। कौन कौन सी? ख्वाजा ओ मेरे पीर, बनाना रिपब्लिक, कुच्ची का कानून और जुल्मी। शिव मूर्ति की बनाना रिपब्लिक कहानी दलित चेतना से मुक्ति की राह सामने लाती है और पंचायत चुनाव की परिणति कैरेबियन देशों की बनाना रिपब्लिक में रिड्यूस होने की आशंका को निर्मूल कर देती है। शिव मूर्ति की कुच्ची का कानून कहानी में कुच्ची नाम की युवा विधवा अपनी कोख पर अपने अधिकार की अभूतपूर्व घोषणा करती है। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने साठोत्तरी कहानी को समकालीन कहानी के नाम से अभिहित किया था, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर अकहानी की व्याख्या प्रारंभ की और सन 1960 ईस्वी के बाद अकहानी एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत हुई थी। अगला तथ्य देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी एक और शुरुआत के आधार पर अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है। तो नामवर सिंह के अनुसार अकहानी के प्रवर्तक निर्मल वर्मा हैं। नई कहानी के विरोध में दूसरा आंदोलन सचेतन कहानी के रूप में प्रस्तुत हुआ और इसके पुरोधा थे डॉक्टर महीप सिंह। 1964 में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से इसका आरंभ माना जाता है। 1968 ईस्वी में अमृत राय ने नई कहानियां पत्रिका के माध्यम से सहज कहानी आंदोलन का नारा दिया था। अमृत राय यह प्रेमचंद जी के पुत्र थे। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई और फरवरी 1982 में दिल्ली में जनवादी लेखक मंच का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और इसी समय कहानी के क्षेत्र में जनवादी आंदोलन सक्रिय और गतिशील हुआ था। 1979 ईस्वी में राकेश वत्स ने मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया था। डॉक्टर देवेंद्र को शहर कोतवाल की कविता कहानी संग्रह के लिए इंदु कथा सम्मान 1998 प्राप्त हुआ और क्षमा करो हे वत्स, नालंदा पर गिद्ध इनकी चर्चित एवं उत्कृष्ट कहानियां हुई थी। सआदत हसन मंटो की कहानी तुबा टेक सिंह पर मम्मो नामक हिंदी फिल्म बनी। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक पर हिना नामक हिंदी फिल्म बनी। विजय दान देथा की कहानी चरणदास चोर पर इसी नाम की तथा दुविधा कहानी पर पहेली नाम की हिंदी में फिल्म बनी थी। यानी कि विजय दान देथा पर चरणदास चोर और दुविधा पर पहेली नाम की फिल्में बन चुकी हैं। तो ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दलित कहानियां दलितों की जिंदगी का सामाजिक दस्तावेज होती हैं और इन कहानियों में ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का स्वर मुखर किया जाता है। जैसे कि जयप्रकाश करदम की लाठी, सांग, मोहनदास नैमिष की आवाजें, अधिकार चेतना, अनीसा रश्मि की मृग मरीचिका और उषा चंद्रा की लोकतंत्र में बकरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम भारतीय ग्रामीण समाज की कहानियां हैं। तो यह थी कहानी की क्लास। इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे और अगली क्लास में कहानियों से संबंधित हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 100 से ज्यादा ही प्रश्न देखेंगे ताकि कहानियों से कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को जरूर देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।